लड़की हो, मैथ्स नहीं संभाल पाओगी। इंजीनियर लड़कियां शोभा नहीं देती। बाहर जाके काम करना शोभा नहीं देता। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो वही रिसेप्शनिस्ट, टीचर, डॉक्टर, नर्सेज यही बनिए। सारे काम छोड़ के सिर्फ वही डिस्कस कर रहे थे कि ज़रूरत क्या है इतनी लिपापोती करने की, मेकअप करने की। इनका बच्चा नहीं है तो हो सकता है कि बांझ हो। समाज को तो चाहिए था कि शादी हो गई, सेटल लाइफ मिल गई तो बच्चे करो, घर में रहो। मैं एज अ डॉक्टर, मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनी, मैंने एमडी की, उसके बाद मैं ब्यूरोक्रेट बनी, आईआरएस बनी। आज भी अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। जरा सोच कर देखिए कि क्या महिलाओं की यही व्यथा, यही लाइफ साइकिल होनी चाहिए कि शादी करे, बच्चे करे, उनके लिए अपना जीवन न्यौछावर करे, अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रखे। जब एक फीमेल पैदा होती है तो डबल एक्स होता है उसके अंदर, यानी वाई से एक और ज्यादा पैर जीन्स के, इसीलिए सर्वाइवल पोटेंशियल फीमेल में ज्यादा होता है। मगर क्या हो जाता है ऐसा कि धीरे धीरे जब सोशल लाइफ में वो आती हैं तो एक इंफीरियर, सेकंड क्लास सिटीजन, बेयरली सर्वाइविंग, इंफीरियर पोटेंशियल वाली एक ऐसी ऑब्जेक्ट बन के रह जाती हैं। यही डिफरेंस है जेंडर और सेक्स में। जिसे प्रकृति ने स्ट्रॉन्ग बनाया उसे समाज वीक करके तोड़ देता है। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, वर्तमान में डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली में पोस्टेड हूँ, एक आईआरएस ऑफिसर के तौर पर। चलिए हम उस दौर की बात करते हैं, बनारस शहर की, जहां से मैं आती हूँ। लगभग सन 90 की बात है, 90 से लेके 2000, ईयर 2000 की, जब मैं स्कूलिंग कर रही थी। तो उस समय का दौर लड़कियों के लिए बहुत कठिन था। यदि आप घर के बाहर निकलते हैं तो आपको आपके कैरेक्टर पर, आपके चरित्र पर कीचड़ उछाला जाना बहुत आसान था। जब मैं स्कूल में थी, बायो और मैथ्स की जब बारी आई, मैंने बोला मैं साइंस ले रही हूँ, मुझे बायो और मैथ्स दोनों चाहिए। तो मेरे घर परिवार, रिश्तेदारों, सब ने ये बोला कि लड़की हो, मैथ्स नहीं संभाल पाओगी। और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि 12 बोर्ड्स में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है विद बायो एंड मैथ्स। तो ये बातें हवाई हैं, लेकिन इतनी स्ट्रांग बनाई गई हैं कि हमारे अंदर तक घुसा दिया गया है कि महिलाएं हर चीज में पीछे हैं, इंफीरियर हैं। मेरे माँ बाप ने एक सपना मेरे लिए देखा कि बेटी को आगे बढ़ाना ही है तो हम एज ए डॉक्टर बढ़ा सकते हैं। उनका सपना मैंने पूरा भी किया। मैंने एमबीबीएस किया प्रयागराज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से, एमडी किया सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। पर मेरा सपना कुछ और था। मुझे सिविल सेवा में आना था, एज अ सिविल सर्वेंट अपनी सेवा देनी थी। मुझे एक अधिकारी के तौर पर वो सेवाएं देनी थी जिससे समाज में बहुत ही सक्षम और सुदृढ़ महिला के रूप में जिसको देखा जाता है और इज्जत दी जाती है। और इसीलिए मैंने डॉक्टरी के बाद ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन की थ्रू यूपीएससी। ये जो इनइक्वालिटी है जो मैंने अभी आपको बताई, ये यही खत्म नहीं होती है। समाज महिलाओं के ऊपर अलग अलग तरीके के जजमेंट्स पास करता रहता है, जिसके लिए महिलाओं को हर वक्त, हर दिन अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। दिल्ली में जब मैं रहती थी, जब मैं एमडी कर रही थी सफदरजंग में, मेट्रो में ट्रेवल कर रही थी, महिलाओं का कूपा होता है जस्ट उसके बाद जनरल कूपा शुरू होता है। महिलाओं के कूपे में एक सुंदर सी महिला, कम उम्र की, मेकअप कर रही थी। बगल के कूपे से लोग डिस्कस कर रहे थे, वो सारे काम छोड़ के सिर्फ वही डिस्कस कर रहे थे कि जरूरत क्या है इतनी लिपापोती करने की, मेकअप करने की। वो महिला एक एयर होस्टेस थी, अपने घर से भी मेकअप करके निकल सकती थी, मगर वहां पर जरूर लोग फप्तियां कसते होंगे, उसे छेड़ते होंगे, उसके माँ बाप को, उसके घर वालों को जलील करते होंगे। इस चीज को उस महिला के घर वालों को ना सुनना पड़े, इसलिए वो मेकअप करके नहीं निकलती थी। वो मेकअप रास्ते में कर रही थी ताकि अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे, एयरपोर्ट पे जाके वो अपनी सर्विस कर सके शुरू। इसमें क्या गलत कर रही थी वो? लेकिन जजमेंट करने से हम कहाँ चूकते हैं। मेरे
रिश्तेदारों में ये बड़ा प्रचलन था उस समय, जब हम लोग स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और आगे करियर के बारे में सोच रहे थे हमारे पेरेंट्स, कि लड़कियों को इंजीनियरिंग ये शोभा नहीं देता, एज अ इंजीनियर लड़कियां शोभा नहीं देती, बाहर जाके काम करना शोभा नहीं देता, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो वही रिसेप्शनिस्ट, टीचर, डॉक्टर, नर्सेज यही बनिए। और यदि आप बाहर निकलते हैं तो आपको हमेशा ऐसा समझा जाता है कि गलत ही करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। सड़क पे यदि कोई लेडी जा रही है, कहीं किसी ऑफिस में जा रही है, उसको कभी भी ये नहीं समझते पहले कि ये अपना हो सकता करियर आगे बढ़ाने के लिए जा रही हो या अपना काम करने के लिए जा रही हो, नहीं, वो गलत ही करने के लिए जा रही है। अपने माँ बाप की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैंने पीएमटी का एग्जाम, बहुत टफ होता है, वो क्रैक किया। हमारे यहाँ पे जजमेंट का ये आलम है कि एक लड़की पीएमटी निकाल लेती है रैंक, बहुत अच्छी रैंक, और लड़का पीएमटी की तैयारी भी करना शुरू करता है, तो दोनों को इक्वल समझा जाता है। तो लड़की के जो सक्सेस है उसके पैमाने ही अलग है, समाज ने अलग बना रखे हैं कि आप करियर में कितना भी आगे बढ़ते जाओ, जब तक आपको सेटल्ड ही तभी माना जाएगा जब आपने शादी कर ली, बच्चे कर लिए। लेकिन मेरे अंदर वो जुनून जो था, वो ऐसा कीड़ा बैठा हुआ था कि जो डॉक्टरी के बाद मुझे यूपीएससी की जर्नी तक ले आया। फिर मैंने लगातार 3 साल यूपीएससी क्रैक किया। किसी की 1 साल नहीं निकलती, मैंने लगातार 3 साल अच्छे रैंक के साथ में यूपीएससी क्रैक किया, सिविल सेवा परीक्षा। मैं उन जजमेंट से भी गुजरी हूँ जहाँ पे मेंटल एबिलिटी से लेकर आपकी परफॉर्मेंस को आपके आउटलुक, आपके लुक से जोड़ा जाता है, या आपकी किसी इस चीज़ से जोड़ा जाता है कि मेहनत नहीं या आपके टैलेंट नहीं, पोटेंशियल नहीं, किसी और वजह से सिलेक्शन हुआ है। तो मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना किसी लेडी मैरिड वुमेन के लिए क्वेश्चन पेपर इजी होते हैं। अगर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है तो ना तो उसके लिए वो समाचार पढ़ना कुछ इजी होता है। अगर वो बैक ऑफिस में, हेड ऑफिस में काम कर रही है तो उसके लिए अलग से कोई स्टैंडर्ड लो नहीं किया जाता परफॉर्मेंस का। इनफैक्ट उसके लिए हर एक चीज हायर थ्रेशोल्ड पे होती है, जो मैंने खुद झेला हुआ है। एक परिंदा उड़ान में है, तीर हर शख्स की कमान में है। यानी जब तक आप उड़ान अपनी भरते जा रहे हैं सक्सेस पाने के लिए, हर एक शख्स आपका पैर पीछे खींचता जाता है। मैं अपनी बात करूं तो ना तो मेरे पास कोई डिस्कशन वाला ग्रुप था जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं घर में रहती थी। तो मैं जैसे कोई गृहिणी काम करती है वैसे घर का काम करती थी। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने प्लान किया था कि मैं बच्चा तभी करूंगी जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी। मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो शुरू करूंगी, ताकि मैं अपने बच्चे को पूरा समय दे पाऊं, उसकी जरूरतों को अपने दम पर पूरा कर पाऊं। लेकिन समाज को तो चाहिए था कि शादी हो गई, सेटल लाइफ मिल गई तो बच्चे करो, घर में रहो। मैंने ये बंधन को नहीं माना। मुझे तैयारी करते वक्त इन चीजों से भी गुजरना पड़ा था। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी कि बाहर महिलाएं खड़ी होके मुझे ये सुना रही हैं कि जिस घर में बच्चे के रोने की आवाज नहीं आए वो मरघट जैसा होता है। आई टर्न अ डेफ ईयर टू दिस। ये फप्तियां सिर्फ पड़ोसी महिलाएं या पड़ोसी पुरुष ही नहीं, मेरे घर वाले भी दे रहे थे। मैंने अपने ससुराल में नहीं बताया था कि मैं तैयारी कर रही हूँ, मैंने अपने घर पे नहीं बताया था, अपने हॉस्पिटल में अपने कंसल्टेंट्स को, अपने बैचमेट्स को नहीं बताया हुआ था। धीरे धीरे जब प्रीलिम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ तब मैंने बताया। खुशी के बजाय मेरे ससुराल में ये चीजें फैलने लगी कि काम से बचने के लिए ये यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। उस वक्त ये नैरेटिव था कि इनका बच्चा नहीं है तो हो सकता है कि बांझ हो, इनका बच्चा नहीं है तो हो सकता है इनका मन नहीं है बच्चा करने का, ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं है अपने हस्बैंड के लिए। पर वो नैरेटिव चेंज हो गया जब मैं आईआरएस बनी, जब मैंने एज अ डेप्यूटी कमिश्नर ज्वाइन किया। वही लोग जो फप्तियां कसते थे अब मेरे से हेल्प मांगने आते हैं। समाज का नैरेटिव तो धीरे धीरे चेंज हो गया, लेकिन चैलेंजेस एज अ वर्किंग वुमेन ना वो कभी कम हुए ना कम होंगे। यदि आप मैरिड नहीं हैं
सक्सेसफुल है करियर में तो आपको सेटल्ड नहीं माना जाता। यदि आप मैरिड हैं और करियर में आगे बढ़ रही हैं तो आपको ऐसा समझा जाता है कि नाउ यू आर मैरिड तो अब आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे ऑफिस में। मैंने भी अपने करियर में एज अ ब्यूरोक्रेट ये चीज़ देखी है कि जब एक महिला एक एक मैरिड वुमन बन जाती है, एक वर्किंग वुमन या मदर बन जाती है, तो पहले से ही सब लोग सोच के बैठ जाते हैं कि अब वो काम में भी कम मन लगाएगी, अब वो कठिन पोस्टिंग्स नहीं झेल पाएगी या वो खुद ही से काम से भागना चाहती है, जल्दी घर भागना चाहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार मेरी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि प्रियंका, इफ यू गिव मोर देन 200% as compared to your colleague, only then they will consider you as your equivalent। मतलब आपको आपके कलीग के बराबर माने जाने के लिए उनसे दुगुना आउटपुट देना पड़ेगा। ये चैलेंजेस हैं। उसके अलावा जब आपके पास मदरिंग रोल आता है, जैसे मेरा एक 2 साल का बेटा भी है अभी, मदरिंग रोल के साथ में आपका ऑफिस आपको ऐसा समझ में आने लगता है कि एक तो जैसे अगर हम प्राइवेट में देखें तो ले ऑफ की बात आती है, सबसे पहले मदरिंग रोल वालों को निकालो। क्यों? क्योंकि मैटरनिटी लीव उनके ऊपर एक बर्डन है कंपनी के ऊपर। अगर कोई इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो सबसे पीछे जो मदर होगी, जो मैरिड वुमेन होगी वो होगी, उसको पहले कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जबकि इसके उल्टे एज अ मदर, एज अ मैरिड वुमेन, आई नो दैट आई कैन डू बेटर टाइम मैनेजमेंट, आई कैन डू मल्टीटास्किंग एंड आई कैन इक्वली परफॉर्म। देयर इज नो डिफरेंस। मैं यही कहूंगी कि सपने देखें और सपनों को पूरा भी करें, जैसे कोई भी करता है। इसमें महिलाओं के लिए कुछ अलग से नियम नहीं होने चाहिए। एंड दैट इज हाउ अ लेडी कैन लीड। आप सपने देखो जैसे कोई भी देखता है। जैसे मैंने देखा, मैं एज अ डॉक्टर, मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनी, मैंने एमडी की, उसके बाद मैं ब्यूरोक्रेट बनी, आईआरएस बनी। आज भी अपने ऑफिस में यदि कोई कैजुअलिटी होती है मेरे आसपास तो मैं ही हेल्प करती हूँ सबसे पहले। ऑफिस में सिर्फ एज अ आईआरएस लोग मेरे पास नहीं आते हेल्प मांगने, एज अ डॉक्टर भी आते हैं। क्योंकि मैंने सपना देखा, उसको पूरा किया, तो मुझे उसका रिजल्ट आज देखने को मिलता है। आज मेरे पास मेरे कार का गेट खोलने के लिए भी स्टाफ है, मेरे रूम का गेट खोलने के लिए भी स्टाफ है, लेकिन मैं वो दिन नहीं भूली हूँ जब मुझे बहुत ही अनसेफ एनवायरनमेंट में ट्रैवल करना पड़ता था, क्योंकि कभी मुझे कुछ कोर्स करना है, कुछ लेक्चर अटेंड करने हैं। ये चीज़ें आपका बैरियर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपका परिवार का या कोई आपके साथ जाने वाला नहीं मिलेगा। ये रिस्क आपको ही लेना पड़ेगा। टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड स्टे अहेड। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। और अपने टॉक का मैं अंत इससे ही करना चाहूँगी कि यदि हम अपने ऊपर भरोसा रखकर और हिम्मत रखकर आगे बढ़ें और जहाँ तक हो पॉसिबल हो सके सबकी हेल्प ले सकते हैं, ले, तो वो दिन दूर नहीं जब हम ये कह पाएंगे कि ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिला, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। आप अपने लिए आवाज़ उठाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए आवाज़ कोई और नहीं उठाएगा, आप ही उठा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।